अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 4 8.3 से स्टार्ट होगा। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें हमने एंगल्स की डेरिवेशन देखी थी और कैसे दो लाइंस के दरमियान एंगल को फाइंड आउट करना है उसको हमने यूटिलाइज़ किया था। आज भी कुछ एंगल्स की भी बात होगी और इसके अलावा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ों की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल की ही बात हो रही है। सिर्फ क्या चीज़ है, अगर आप इस 4 को 3 के साथ कंपेयर करें तो 3 के अंदर स्लोप्स दी हुई हैं बट 4 क्वेश्चन में लाइंस दी हुई हैं। तो हमारा जो एंगल का फार्मूला है उसमें तो स्लोप्स ही इस्तेमाल होती हैं, तो मीन्स हमें स्लोप किसी ना किसी तरीके से निकालनी है। ये इसके अंदर जो भी फार्मूला इस्तेमाल होगा वो पहले आप 8.2 के अंदर पढ़ चुके हैं सिर्फ उसको रिकॉल करना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ कि लाइंस अगर दी हों उसका आप स्लोप्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y + 5 = 0 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3y + 8 = 0। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनके अंदर हमने जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशंस का स्लोप अगर निकालना हो तो उसके दो फार्मूले आपको बताए हुए हैं। एक कौन सा है, आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और दोनों इक्वेशंस को एक जैसा बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y = mx + c, और इस इक्वेशन को आप उस फॉर्म में लेके जाएंगे और सॉल्व करेंगे। और दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट बताया था सॉल्व करने का, वो क्या था कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इस पे बड़ी हमने डिटेल में बात की है स्लोप्स निकालने के लिए इक्वेशंस की, कि अगर आपने डायरेक्ट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं और अगर आप कंपेयर करके निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने डायरेक्ट फाइंड आउट किया है m1 = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अब इसी तरह इस दूसरी हम इक्वेशन पे आते हैं और इसके स्लोप को हम m2 का नाम दे देते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो हमारे पास जो दूसरी स्लोप आ रही है वो आ रही है 2/3, क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू का माइनस था तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास दोनों स्लोप्स मौजूद हैं। फार्मूला क्या होता है, tan थीटा = m2 - m1 over 1 + m2 and m1। तो हमारे पास दोनों स्लोप्स की वैल्यू मौजूद हैं। हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। tan थीटा = m2 यानी कि 2/3 माइनस m1, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। वजह क्या है, एक फार्मूले का माइनस और एक इस वैल्यू का माइनस। नीचे क्या होगा, 1 + m2 और m1 की वैल्यू क्या है, -3/2। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो आपने हर स्टेप पे चीज़ों को हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। जितनी हद तक वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी उतना आप क्वेश्चन को आसानी से आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू बन रही है हमारे पास tan थीटा = अब देखिए ऊपर की वैल्यू जो है उसमें दो वैल्यूज़ हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 2 का। 3 और 2 का क्या एलसीएम आएगा आपका, 6 एलसीएम आएगा। अब 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाएगा और 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगा, 3 3 = 9 बन जाएगा और नीचे यहाँ पे 1 - 1 रहेगा। ये यानी कि जो हमारी सेंटर वाली लाइन है ये इन दो लाइनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को, और ये दोनों आपस में कैंसल आउट तो हो गए बट ये माइनस मौजूद है तो यानी कि -1 हमारे पास रहेगा। अब अगर हम इसको देखें तो tan थीटा = 13/6 डिवाइडिंग बाय 1 - 1, 0 वैल्यू आपके पास मौजूद रहेगी। अब ये मीन्स
tan थीटा इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी बन रहा है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, या हम उसको इन्फिनिटी लिखते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि 0/समथिंग अगर आप लिखेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से आपने एंगल की वैल्यू निकालनी है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो हमारे पास एंगल हमें चाहिए, तो अगर आपको टेबल से वैल्यू पता है फिर तो आप बता सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी, यानी कि एटलीस्ट 90 तक जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो tan इनवर्स जो इन्फिनिटी है वो किस पे होता है जी, 90 डिग्री पे होता है। आप दोनों तरीक़ों से इसको चेक कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से वैसे लिखें tan 90, तो वो क्या देता है, वो मैथ एरर देता है, यानी कि उसका सोल्यूशन वो नहीं देता। तो वो क्या है, 90 पे इनफाइनाइट वैल्यू होती है। तो हमारा एंगल क्या आ गया, इन दो लाइंस के दरमियान 90 का, यानी कि ये जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का केस, जिसमें आपके पास क्या दी हों, अगर इक्वेशंस दी हों और उनका आपने स्लोप निकालना हो एंगल निकालने के लिए, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, या तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर y ये फार्मूला लगाएंगे, या फिर आप उन पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी इस तरीके से कंपेयर करके और फिर आप स्लोप निकाल सकते हैं। इस पे हमने काफ़ी डिटेल से बात की है। इसी क्वेश्चन का आप स्लोप जो है वो इस इक्वेशन से भी आप निकाल के चेक करेंगे कि क्या स्लोप में कोई डिफरेंस तो नहीं आता। स्लोप में तो डेफिनेटली कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये था हमारा 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसके जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होंगे। हम इनके स्लोप को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म से निकालते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, और फिर हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम इस पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला लगा के पहले वाला जो स्लोप है m1 उसको निकालते हैं और फिर m2 को निकालते हैं जी। तो ये हमारे पास हमने फॉर्म लिख दी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए ऊपर हमारे पास इक्वेशन में y जो है उसको हमने अलग करना है, तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। मजीद क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 2 और 6 डिवाइडिंग बाई 2, या आप इस तरह भी कह सकते हैं प्लस 3। अब ये यहाँ से अगर आप इसको और इस इक्वेशन को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम है। y की जगह पे y है, दूसरी साइड पे x की जगह पे x है, और c तो चले कांस्टेंट है, बट हमारा काम क्या है, इस m से है। तो m की जगह को अगर आप देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो m1 मेरे पास आ रही है ये आ रही है -1/2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट सोल्यूशन किया था स्लोप का। अब दूसरे पार्ट में मैंने ये सॉल्व कर दिया है ताकि आपको समझ भी आए और आप जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकें। इसका जो सेकंड स्लोप है m2, इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1/2। तो एक वैल्यू आपके पास क्या है m1 स्लोप की -1/2 है, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है 1/2 है। अब आपके पास दोनों स्लोप्स मौजूद हैं, आप अपने क्या करना है, आपने फार्मूला यूटिलाइज करना है, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 एंड m1। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 1/2, और इसी तरह ये वैल्यू भी एक माइनस की है, तो दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ओवर 1 प्लस m2 की वैल्यू 1/2, और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी m1 की जो कि -1/2 है। तो दोनों सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू एक तो फ्रैक्शन में है, दूसरा एक से ज़्यादा है, तो उसका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम आसान है और नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस 1/4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मज़ीद इनको सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, ये देखें 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 डिवाइडिंग बाई 2 का आंसर क्या रहेगा, 1। और नीचे हमारे पास दोबारा से एलसीएम बन रहा है, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स हैं, उनके दरमियान नेगेटिव का साइन है। इस टर्म के नीचे 1 है, 4 एलसीएम आएगा, तो 4 - 1/4। आई होप आपको एलसीएम यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, इसको तरतीब से लिखना है कि ये किस फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। 1 डिवाइडिंग बाय 3/4, इसको मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे आसानी के लिए लिख देता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ है, 1 डिवाइडिंग बाय 3/4। जब आप डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1 × 4/3, यानी कि जो सेकंड वैल्यू होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू होगी tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 4/3 ही बन जाएगी। अब tan थीटा आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। आप क्या करेंगे, आप इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है। शिफ्ट tan 4 डिवाइडिंग बाय 3, द आंसर इज 53 डिग्री। तो मीन्स इन दो के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 53 डिग्री आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा जी, इस क्वेश्चन में हमने एक जो स्लोप है उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाला है, और दूसरा जो स्लोप है उसको डायरेक्ट भी निकाला है। अब आपका जो पहला पार्ट है उसमें आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को भी अप्लाई कर लेंगे, ताकि आपको इससे भी स्लोप की वैल्यू निकालना आ जाए। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। इस तरह इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपकी होम असाइनमेंट है, आपने घर में इसको सॉल्व करना है, ताकि ये सारा जो प्रोसीजर है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें मैंने क्या कहा था कि 3 को आपने रिलेट करना है 5 के साथ। अब आज हम देखते हैं कि 3 में क्या चीज़ थी और 5 में क्या चीज़ है। एक तो अगर आप दोनों क्वेश्चंस को देखें तो दोनों में इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं, ये थर्ड में भी यही है, 5 में भी यही है। दूसरी चीज़ क्या है जी, कि जो ऊपर वाली थर्ड क्वेश्चन है आपका उसमें स्लोप्स की वैल्यू गिवन है, और जो 5 क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उनके जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, यानी कि आपने स्लोप्स खुद से निकालने हैं, और उसके बाद फिर इंटीरियर एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका भी आज हम एक पार्ट सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने अगर घर में नहीं सॉल्व किया तो वो मज़ीद देख लें, या किसी को अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आपको पता चल जाए कि अगर सिर्फ हमारे पास पॉइंट्स दिए जाएँ तो हम कैसे उनके एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, -2 और 3 है। y की वैल्यू क्या है, -3 और -4 है, और z की वैल्यू क्या है, 5 और 2 है। तो ये तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम एक जो है वो ट्राइंगल ड्रा करेंगे, और ट्राइंगल के बाद फिर हम उनकी स्लोप्स निकालते हैं। तो ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा कर दी है। इसमें क्या पॉइंट्स हैं जी, x, y एंड z। ये हमने 3 इसके पॉइंट्स लगा दी। अब x के पॉइंट क्या हैं, -2 और 3, y के पॉइंट्स क्या हैं, -3 और -4, और z के पॉइंट्स क्या हैं, 5 और 2। अब इनकी जो स्लोप्स हैं इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास m1 स्लोप है, ये मेरे पास m2 स्लोप है, और ये m3 स्लोप है। यानी कि जो m1 स्लोप होगा वो x और y का स्लोप होगा। तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं ये, तो हम इनसे पहले स्लोप्स निकालेंगे
और फिर उसके बाद एंगल्स पे जाएंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, उसमें स्लोप्स गिवन थे, आप डायरेक्ट उसके जो एंगल्स थे वो फाइंड आउट कर सकते थे। तो निकालते हैं जी m1 स्लोप, और वो किसका है जी, x और y का स्लोप है। फार्मूला आप कौन सा यूटिलाइज करेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आंसर क्या बनेगा, -7 ओवर -1, आंसर इज 7। अब पहला स्लोप आपके पास क्या आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है। ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, तो ये पहला स्लोप मेरे पास 7 के इक्वल आ गया। अब आते हैं हमारे दूसरे स्लोप पे, m2 स्लोप, और वो किसका है, y और z का। तो सेम आप फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, कौन से वाला, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, क्योंकि वैल्यू का ऑलरेडी एक माइनस है तो वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और x2 माइनस x1। तो ये कितना बनेगा जी, 6 ओवर 8 मीन्स 3/4। तो m2 मेरे पास जो स्लोप आ रहा है वो आ गया 3/4। अब आते हैं हम अपने तीसरे स्लोप पे, यहां पे उसको निकाल देते हैं m3 स्लोप, और वो किसका स्लोप है, x और z का। x और z का स्लोप है, इस पे भी फार्मूला यूटिलाइज करें, 2 माइनस 3 ओवर 5 प्लस 2, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। द आंसर इज -1/7। तो ये मेरे पास m3 जो स्लोप है वो किसकी इक्वल आ गया, -1/7। अब स्लोप्स को अगर देखें, स्लोप्स निकालने के बाद अब ये जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अब आपने क्या करना है, एंगल्स निकालने, इंटीरियर एंगल्स। एक तो वो 3 निकलेंगे, लेकिन प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या बताया था कि जो एंगल्स की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो क्लॉकवाइज नहीं होगी। लाइक अगर ये मुझे एंगल निकालना है, इसको मैं लेट्स से अल्फा का नाम दे देता हूं, तो ये जो मेरे पास एंगल होगा इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। इसी तरह अगर मैं दूसरा एंगल निकालूं, इसको मैं अगर बीटा का नाम दे दूं, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज इस फॉर्म में होगी। और सेम आप तीसरा जो एंगल है उसको अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो गैमा आ जाएगा। हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में इसमें बात की थी कि अगर एंगल जो है वो अब अल्फा m1 और m3 स्लोप्स के दरमियान में है, तो अगर इन दो स्लोप्स की बारी आएगी तो हम फार्मूले को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस पे हमने तफसील से बात की थी। आज फिर हम इसको देखते हैं कि पहले हम निकालते हैं tan अल्फा। अब ये जो अल्फा एंगल है ये m1 और m3 के दरमियान में है, और आपको क्या बताया था कि अब आप फार्मूले को कैसे लिखेंगे, जिस साइड पे एरो आएगा वो स्लोप आप पहले लिखेंगे। यानी आप यहां पे फार्मूले को जब लिखेंगे तो वो बनेगा m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 m1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास क्या हो, दो स्लोप्स हों, तो उस फॉर्म में हमने अगर एंगल को निकालना हो या लिखना हो फार्मूले को तो हम कैसे लिखेंगे, वो आपने इस फॉर्म में लिखना है। अब आपके पास m3 स्लोप की भी वैल्यू मौजूद है, m1 स्लोप की भी वैल्यू मौजूद है। आप दोनों को यूटिलाइज करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आप एंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू m3 क्या है, -1/7 है, और m1 किसकी इक्वल है जी, m1 हमारे पास 7 की इक्वल है, ओवर 1 प्लस -1/7 और 7। तो
तो वैल्यूज़ हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट किए हैं, जिस तरह हम प्रीवियस एंगल्स को निकालने के लिए वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते थे। अब हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हम एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखें, ये 7 और 1/7 ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपका एक स्टेप बच सकता है कि ये तो सारी वैल्यूज़ नीचे कट गई, तो सिर्फ नीचे रह गया 1 - 1। ऊपर वाली कोई भी वैल्यू हो, नीचे 1 - 1, तो ये तो क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। 1/0 की फॉर्म में जो चीज़ होगी, नीचे 0 आ गया, ऊपर वैल्यू जो मर्जी मौजूद हो वो किसकी इक्वल आएगा, वो इन्फिनिटी की इक्वल आएगा। इसको हमने अभी जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन 4 था उसके एक पार्ट में भी देखा है कि इन्फिनिटी कैसे बनता है। उसके साथ मैंने आपको हिंट भी दे दिया था। तो अब आपने अल्फा एंगल को निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो अल्फा किसकी इक्वल आएगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बात की है कि ये एंगल किसकी इक्वल है, 90 की इक्वल है। तो एक एंगल आपने निकाल लिया। अब दूसरे जो दो एंगल हैं वो आपने खुद से निकालने हैं, और वो कौन कौन से हैं, बीटा और गैमा एंगल। अब इसमें जो डायग्राम हमने बनाई थी, डायग्राम हमने सॉल्यूशन के लिए एक रफ स्केच बनाया था अपनी तरफ से, तो उससे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि एंगल आ गया तो अब क्या करना है। अगर आपको समझ आ गई है कि एंगल कैसे निकालना है, तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट काम आपके एंगल्स की फाइंड आउट करना है। या फिर आप क्या करें, उसको रफ पेंसिल, लेड पेंसिल से बना लें, और एंड पे एंगल्स के अकॉर्डिंग, अब जिस तरह इसमें एक एंगल 90 आ रहा है तो आप उसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो इसके जो बाकी बीटा और गैमा दो पार्ट हैं, दो जो एंगल हैं, वो आपकी असाइनमेंट है, आपने उनको खुद से सॉल्व करना है। अब मजीद इसमें क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने एंगल सही निकाले हैं या नहीं। अब ट्राइंगल है तो मीन्स जो बाकी दो एंगल आएंगे ना, वो 90 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि तीनों जो एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा। तो अगर आपके जो बाकी दो एंगल्स हैं वो लेट्स से 45 और 45 आते हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है, या 60 और 30 आते हैं तब भी ठीक है। लेकिन अगर एक एंगल 70 आ जाता है, एक 30 आ जाता है, तो मीन्स आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है कि वो एंगल्स जो हैं वो 180 की बजाय उनका जो सम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन, जो कि कल मैंने आपको बताया भी था कि आप इसको असाइनमेंट के तौर पे खुद से सॉल्व करेंगे। आज हमने इसका पार्ट देखा, इसकी स्लोप्स बनाई हैं, और इसके जो बाकी दो पार्ट हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह 5 क्वेश्चन का कोई एक पार्ट कंप्लीट आपने खुद करना है कि स्लोप्स कैसे निकालते हैं, डायग्राम में उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे देते हैं, और एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उससे आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, कि लाइंस कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपने उनको निकालने हैं कि वो लाइंस, मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं। लेट्स से एक ये लाइन आ रही है, तो दूसरी लाइन इसको किस जगह पे कट करती है, वो जो कटिंग पॉइंट है, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइंस का, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो मींस आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जाहिर सी बात है, जहां पे लाइंस कहीं कट करेंगी वो कोई ना कोई x और y के पॉइंट होंगे। तो आपने इन इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है इक्वेशंस को सॉल्व करने से। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक आपने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में क्रैमर रूल पढ़ा है, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है। प्रीवियस क्लासेस में आपने 8th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, या साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड भी पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रोसेस नहीं पता, तो हम एक मेथड साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, और वो देखते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में हम क्या करते हैं कि हम x और y जो वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक का कोएफिशिएंट हम सेम बनाते हैं। कोएफिशिएंट सेम बनाने के बाद उन इक्वेशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए, अब ये अगर इक्वेशन मेरे पास 1 है
और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इनको क्या कर, इनमें देखें आप y का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो ऑलरेडी इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम बने हुए हैं और इनमें प्लस माइनस का साइन भी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऐड करने से क्या होगा, देखिए जो ये y की वैल्यूज हैं ये कैंसल आउट हो रही हैं और हमें यहाँ से आसानी से x का जो आंसर है वो मिल जाएगा। ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/3, तो x क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। आई होप आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से जो x की वैल्यू निकालनी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह इस x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। पुट x इज इक्वल टू 1 इन, लेट से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं जी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बनेगा जी 2 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये दो ऑर्डर पेयर में इनके क्या आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं 1 एंड -3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब आपने इसके 3 पार्ट हैं, 3 में से कोई एक आपने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लें कि वेरिएबल्स इसमें अब सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए आप किसी डिजिट से उनको मल्टीप्लाई करके उन कोएफिशिएंट को आप सेम बनाएंगे। तो 6 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। इसी तरह प्रीवियस 5 में से कोई एक पार्ट और एक आपने 4 में से सॉल्व करना है। तो ये है आपकी असाइनमेंट और आज की क्लास के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करा है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज होगी उसमें हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम 7 से ऑनवर्ड इनको देखेंगे। यहाँ तक आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको यहाँ तक जो एंगल्स और वो सारे फार्मूले हैं वो क्लियर हो जाएं। इसी बिना पे आप आगे जो 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। अल्लाह हाफिज़।